Welcome to 8th Standard Maharashtra State Board. Uh, we have start our 8th Standard History and Civics, chapter number 3, Effect of British Rule. अब हमने हमारे पहले के दो चैप्टर्स में देखा कि किस तरह से यूरोप और इंडिया के बारे में पढ़ा है, ब्रिटिश रूलर्स कैसे थे, पीरियड कैसे रिजेंस हुए, रिलीजियस के बारे में पता चला। इसमें भी हम ईस्ट इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़े। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। इंडिया पे जो ब्रिटिश रूल था, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा टीपू सुल्तान के बारे में, देन मैसूर के राजा, पंजाब का किस तरह से हार हुई, देन स्ट्रगल किस तरह से हुआ, इंटरप्चर यूरोप, फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुई, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। अभी यहाँ पे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से एस्टैब्लिश हुई। We have seen that due to geographical discoveries, the Europe power reached the Indian coast. All the Europeans, include Portuguese, Dutch, French and British, entered the race for capture the Indian market. अब देखा जाए तो जोग्राफिकल डिस्कवरी के हिसाब से और जो भी थे यूरोपियन पावर रीच्ड इन इंडियन कोस्ट, कोस्ट मीन्स बंदरगाह कह सकते हैं हम, जहाँ पे हर एक जो थे, पुर्तगीज थे, यूरोपियंस थे, ब्रिटिशर्स थे, वो लोग रेस में दौड़ रहे थे। रेस में मीन्स मार्केटिंग रेस में दौड़ रहे थे कि किस तरह से वो मार्केटिंग के ट्रेड के थ्रू इंडियन को कैप्चर्स कर सके। व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर अ ट्रेड पर्पस, द पुर्तगीज हैड ऑलरेडी सेटल्ड हियर एंड दे गेव अ बेटर रेजिडेंस रेजिडेंस। जब ब्रिटिश मीन्स इंडिया में आए तो उनसे पहले ही पुर्तगीज ऑलरेडी उन लोगों ने उनका पूरा अधिकार जमा लिया था। लेटर फ्रेंडली रिलेशन डेवलप बिटवीन देम, और उनके बीच में मीन्स यूरोपियंस और ब्रिटिश के बीच में, पुर्तगीज और यूरोप ब्रिटिश के बीच में फ्रेंडली रिलेशन डेवलप्ड होने लगे। बट द एस्टैब्लिश द डोमिनेशंस ओवर इंडिया, द ब्रिटिश हैड टू फेस ऑपोजिशन फ्रॉम फ्रेंच। और जिस तरह से देखा जाए, जैसे एस्टेब्लिश हो रहा था, उनके डोमिनेशंस हो रहे थे, तो इंडिया तो फ्रेंच जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, फ्रेंच के अपोजिशंस में गए। डच एंड द लोकल रूलर्स, जो लोकल रूल्स वहाँ के लोकल रूलर्स थे उनके विरोध में गए। ब्रिटिश एंड मराठास, अब ब्रिटिश और मराठास के डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। मुंबई वॉज द मेन सेंटर ऑफ अ ब्रिटिश इन वेस्टर्न इंडिया। अब जो मुंबई था, अब हम उसे बॉम्बे बोलते हैं, तब मुंबई बोला जाता था, वो एक मेन सेंटर एरिया था ब्रिटिश का, वेस्टर्न इंडिया का। They were trying to acquire the nearby territory, but the Marathas had strong hold over it. उनको वो चाहते थे कि मुंबई पे उनका अधिकार हो, ब्रिटिश चाहते थे कि उनका अधिकार हो, बट मराठाओं का पहले ही वहां पे होल्ड था, अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। आफ्टर द डेथ ऑफ पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद, हिज अंकल रघुनाथ राव अप्रोच फॉर हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश ड्यू टू हिज ग्रीड फ्रॉम फॉर पेशवाशिप। और उनकी मृत्यु के बाद मीन्स पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उनके जो चाचा थे रघुनाथ राव अप्रोच फॉर हेल्प फ्रॉम द ब्रिटिश ड्यू, उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प ग्रीड फॉर पेशवाशिप के लिए। दिस लीड टू एंट्रेंस ऑफ द ब्रिटिश इन द मराठा पॉलिटिक्स, और यही हुआ, ब्रिटिश में मराठा पॉलिटिक्स की एंट्री हुई। During 1774 to 1818, there were 3 wars were fought between Marathas and the British. और 1774 से लेके तो 1818 तक 3 युद्ध हुए ब्रिटिश और मराठा के बीच में। During the first war, Maratha untitledly faced the British and hence proved superior. और पहले इसमें मराठास सुपीरियर साबित हुए, ब्रिटिश hence proved superior. In 1782, with the territory of सईबाई, द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर केम टू एन एंड, और 1782 में ये खत्म हुआ ये वॉर। सब्सिडरी अलायंस, अब सब्सिडरी अलायंस क्या थे वो देखेंगे। इन 1798 लॉर्ड वेस्ली अराइव्ड इन इंडिया एज अ गवर्नर जनरल। अब ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल आए 1798 में, वो पहले जनरल थे जो इंडिया में आए गवर्नर जनरल, उनका नाम क्या था, वेस्ली। His objects was to establish the British domains all over India, और उनका मानना था, उनका ऑब्जेक्ट ये था कि पूरी ऑल ओवर इंडिया में ब्रिटिश एस्टैब्लिश होना चाहिए। For this, he signed the subsidiary alliance with the many Indian rulers. According to this alliance, the Indian rulers were assured for British military help. और उन्होंने जो आजू बाजू के छोटे छोटे रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स थे, उनको भी अपने में इंक्लूड करने के लिए, उनकी मिलिट्री अपने लिए, ब्रिटिश की हेल्प के लिए उन्होंने ये किया, ब्रिटिश मिलिट्री हेल्प के लिए। There were some terms laid on them. कुछ ऐसी कंडीशंस आई, जो टर्म आई वो लेड होने लगे, कहते हैं ना अधिकार। द इंडियन रूलर्स हैव टू मेंटेन ब्रिटिश आर्मी इन देयर कोर्ट एंड हैव टू पे कैश और पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी टू द कंपनी फॉर इट्स मेंटेनेंस। और उन लोग वो ब्रिटिश आर्मी को संभालने लगे, और जो भी उत्पन्न था
जो भी आता था उसमें से आधा हिस्सा मिलिट्री आर्मी मीन्स ब्रिटिश आर्मी को दिया जाता था, उनकी मेंटेनेंस के लिए, कंपनी मेंटेनेंस के लिए। ये जो छोटी सी कंपनी थी, ये कोई बड़ा ये नहीं था, ये ब्रिटिश कंपनी थी एक, जो इंडिया में ऑल ओवर अपना अधिकार जमाना चाहती थी। द रूलर वुड नॉट हैव एनी अलायंस विद एनी अदर पावर और डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द इंटरवेंशंस ऑफ द ब्रिटिश। और वो उनके खिलाफ कोई युद्ध की या कोई पावर जता भी नहीं सकते थे। द रूलर वुड एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेजिडेंस इन हिज स्टेट, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ब्रिटिश रूलर उनके स्टेट में हक जमा रहे हैं। सम इंडियन रूलर्स एक्सेप्ट द सिस्टम एंड लॉस देयर फ्रीडम। उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट किया और उनका अधिकार उन्हें छोड़ना पड़ा, उनका फ्रीडम ब्रिटिश के हाथ में चला गया। इन 1802 बाजीराव सेकेंड, 1802 में बाजीराव सेकेंड साइंड द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटेड विद द ब्रिटिश। और सेकेंड जो बाजीराव थे उन्होंने अलायंस में ब्रिटिश के खिलाफ गए। द अलायंस इज वेल नोन एज द टेरिटरी ऑफ वसई, बट दिस टेरिटरी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू सम मराठा सरदार। बट मराठा कुछ ऐसे सरदार थे जिन्हें ये मान्य नहीं हुआ कि बाजीराव सेकेंड ब्रिटिश के साथ मिल गए। देन दिस लीड टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, और इसी वजह से दूसरा युद्ध हुआ, मराठा एंग्लो वॉर हुआ। After the victory of British, there was increased interference of a British into the Maratha state। और उस युद्ध में भी ब्रिटिश की विजय हुई और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे मराठा के कारोबार में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और हस्तक्षेप करने लगे। दिस बिकम इंटॉलरेबल एंड बाजीराव सेकेंड वॉक्ड वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। और बाजीराव जो दूसरे थे उन्होंने इस वजह से ब्रिटिश के खिलाफ वॉर छेड़ दिया। ही वॉज डिफीटेड इन दिस बैटल एंड इन 1880 ही सरेंडर द ब्रिटिश। और उन्हें भी शिकस्त हासिल हुई, इस वजह से उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया ब्रिटिश के अंडर। इन द मीन टाइम the capital of the Mughals was under the control of Daulat Rao Shinde. By defeating the troop of Shinde, General Lake captured by the Mughal emperor and gained victory over Hindustan. और उसी दरमियान capital of Mughals was surrendered under the control of Daulat Rao Shinde। और जो मुगल emperor थी वो दौलत राव शिंदे के अंडर थी। और by defeating the troop of Shinde, General Lake captured the Mughal emperor। और उन्होंने वहाँ की जो लेक थी वो कैप्चर की थी, उन्होंने विक्ट्री ओवर हिंदुस्तान और पूरे हिंदुस्तान पे विक्ट्री हासिल की थी। नाउ छत्रपति प्रताप सिंह, ऑल द पेशवास केम टू द एन एंड। और इसी के दरमियान मीन्स 82 के बाद सारे 1802 के बाद सारे पेशवा की जो पेशवा थे केम टू द एंड। छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा वॉज स्टिल रूलिंग, बट छत्रपति जो प्रताप सिंह थे वो फिर भी सातारा में स्टिल रूलिंग में थे। ब्रिटिशर्स साइंड अ ट्रीट विद छत्रपति प्रताप सिंह एंड अपॉइंटेड ग्रैंड डफ एज एन ऑफिसर टू असिस्ट हिम इन द स्टेट अफेयर। और उन छत्रपति के वहां पे उन्होंने अपना अपॉइंट किया, ग्रैंड डफ करके ऑफिसर थे जो वहां पे स्टेट अफेयर्स के लिए अपॉइंट किए। बट लेटर द छत्रपति वॉज dethroned and access to the Kashi. He died there 1847। और वो 1857 में छत्रपति जो थे आपने छत्रपति प्रताप सिंह गुजर गए। रंग बापूजी गुप्ते, a loyal officer of the Chhatrapati, fought the legal battle and went up to England, but his effort were unsuccessful। और उनकी मृत्यु के बाद उनके जो लॉयल ऑफिसर थे छत्रपति के, उन्होंने बैटल फाउंड किया, वेंट टू अप टू इंग्लैंड के विरोध में, बट उसमें वो अनसक्सेसफुल रहे। लेटर लॉर्ड डेलहाउस रिजेक्ट द एडॉप्शन पॉलिसी एंड इन 1848 एनेक्स द स्टेट ऑफ सातारा। और 1884 में सातारा स्टेट स्थापित। Do you know Chhatrapati Pratap Singh made a provision of a water to the city by building a water tank on the backside of the Yavatswar temple and Mahadara in Satara road were built in city। प्रताप सिंह ने बहुत सी नई चीजें की, उन्होंने वाटर टैंक्स बनाए, रोड्स बनाए, ट्री वेयर प्लांटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ अ रोड। और उन्होंने रस्तों के दोनों साइड में ट्री प्लांटेशन किए। स्कूल्स वेयर बिल्ड बाय फॉर बॉयज एंड गर्ल्स टीचिंग संस्कृत मराठी इंग्लिश। और उन्होंने स्कूल्स भी बनाई लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए, जहाँ पे मराठी इंग्लिश हिंदी मराठी संस्कृत इंग्लिश टीच किया जाता। प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेट अप एंड मेनी यूजफुल बुक्स वर पब्लिश्ड। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी बनाई, वहाँ पे बहुत सी किताबें छपी। इन 1827 सब
सबहंती अ बुक ऑन पोलाइट वॉज प्रिंटेड, और 1827 में उन्होंने एक बुक प्रिंट की, उस पोलाइट वॉज प्रिंट। ही बिल्ट रोड फ्रॉम सातारा टू महाबलेश्वर टू प्रतापगढ़, और उन्होंने एक रास्ता भी बनाया जो सातारा से महाबलेश्वर से लेके प्रतापगढ़ तक था। द सेम रोड फर्दर एक्सटेंड टू महार छत्रपति प्रताप सिंह यूज टू राइट पर्सनल डेली डायरी, और उन्होंने उसे पर्सनल डेली डायरी में भी राइट डाउन किया। नाउ वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। अब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश रूल का क्या इफेक्ट हुआ और किस तरह से इफेक्ट हुआ वो हम देखेंगे। इसमें आप देखेंगे ड्यूअल गवर्नमेंट। अब ड्यूअल मीन्स डबल तरह की गवर्नमेंट। रॉबर्ट सिविल in 1765 introduced the dual government system in बंगाल। अब बंगाल में उन्होंने दोहरी पद्धति गवर्नमेंट रूल फॉलो मिला है। द कंपनी अंडरटुक द वर्क ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वेयर एज द नवाब ऑफ बंगाल हैड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। अब वहां के जो था दोहरी पद्धति मीन्स ब्रिटिश कंपनी थी वो वहां पे रेवेन्यूज कलेक्ट करती थी, और बंगाल के जो नवाब थे वो क्या करते, सिर्फ लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखते थे। दिस वाज नोन एज अ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम मीन्स दो सरकार चलती थी वहां पे एट ए टाइम, मीन्स बंगाल की सरकार भी थी और हाँ यस वी हैव डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल्स ऑन इंडिया। ड्यूअल गवर्नमेंट। अब ड्यूअल गवर्नमेंट के बारे में अगर हम देखें तो नवाब बंगाल के जो नवाब थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे तो वो डबल तरीके की गवर्नमेंट वहां पे चलती थी। मीन्स बंगाल के नवाब भी राज्य करते थे बट उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज चलता था। जिस तरह से रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी पर सिर्फ बंगाल गवर्नमेंट जो थी मीन्स बंगाल के जो नवाब थे वो सिर्फ लॉ और ऑर्डर मेंटेन करते थे। द इल इफेक्ट ऑफ अ ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कुड बी सीन आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। मीन्स द इल इफेक्ट मीन्स उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा उस गवर्नमेंट पे। मनी इन द फॉर्म ऑफ अ टैक्स वेंट इनटू द पॉकेट ऑफ द कंपनी ऑफिसर, और जो भी पैसा कलेक्ट होता था, जो भी टैक्स कलेक्ट होता था वो बंगाल के नवाब को न मिलके वो पूरी के पूरी कंपनी ऑफिसर के पॉकेट में चला जाता था। द मोनोपोली ऑफ अ ट्रेड इन इंडिया वाज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हेंस मेनी ट्रेडिंग कंपनीज इन इंग्लैंड इन्विक्ट देम। और इस तरह से क्या हुआ, ट्रेड में जितना भी बिजनेस होता था मीन्स ट्रेडिंग कंपनीज थी सभी के सभी इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी में इंक्लूड होने लगी। The working system of the company in India reversed criticisms in England and British Parliament introduced some important laws to keep control over the company। और उन्होंने कुछ अपने ही पार्लियामेंट्स गवर्नमेंट में कुछ रूल्स बनाए, कुछ लॉज बनाए जो कंपनी कंट्रोल में रख सके। Now we can look at the parliamentary laws। अब parliamentary laws किस तरह से उन्होंने किया? According to regulating act of 1773 the Bengal governor came to be known as the गवर्नर जनरल। और तब 1773 में बंगाल के गवर्नर इसमें आए कार्य अकॉर्डिंग में रूल में आए। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट लॉर्ड वेरन हेस्टिंग बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और 73 के बाद लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग वो गवर्नर जनरल बने इंडिया के। ही गॉट द राइट टू कंट्रोल द पॉलिसी ऑफ मुंबई एंड मद्रास प्रोविजंस। और उन्होंने क्या किया, पूरी पॉलिसीज फॉलो मिलाई और मुंबई और मद्रास पे अपना प्रोविजंस में अपना अधिकार जमाने की कोशिश। अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर वाज सेट अप टू असिस्ट हिम। और एक 4 लोगों की कमिटी बनाएगी, 4 मेंबर की कमिटी बनाएगी वो उन्हें असिस्ट कर सके। इन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड। और 84 में पिट एक्ट्स इंडिया का एक एक्ट पास हुआ। द एक्ट प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ परमानेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर बेटर रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और ये बोर्ड इस तरह से बनाया गया, ये पिट एक्ट था जो एक बोर्ड होता है जो कंट्रोल करे ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे कार्य, जो भी मैनेजमेंट है, जो भी रेगुलेशंस है, उनके जो भी रूल्स है, कंट्रोल फॉर अ बेटर रेगुलेशंस, और ज्यादा अच्छी तरह से उनके मैनेजमेंट को वो कंट्रोल में रख सके। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये एक पिट एक्ट बनाया। इन 1833 and 1853 new law were passed by the parliament to make certain changes in the working of the company। और 1813 से लेके 1833 and 1853 में एक नया कानून बना, जो कानून इस तरह से था जो पार्लियामेंट टू मेक सर्टेन चेंजेस इन अ वर्किंग ऑफ द कंपनी, और कंपनी में जो काम हो रहा था उसे चेंज करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, ये लॉ बनाया गया। इन दिस वे देयर evolved an indirect control of the British government on the administration of ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये इनडायरेक्ट वे में था कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक दूसरे से
कंट्रोल में रखने के लिए था। विद द इमरजेंसी ऑफ अ ब्रिटिश रूल अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गॉट डेवलप्ड इन इंडिया। और इसी में विद इमरजेंसी ब्रिटिश रूल अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम गॉट डेवलप्ड, नया एक डेवलप हुआ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। सिविल सर्विसेज, मिलिट्री पुलिस फोर्स एंड जुडिशियल सिस्टम्स बिकम द मेन पिलर ऑफ अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और मेन पिलर पिलर क्या थे ब्रिटिश रूलर्स के? सिविल सर्विसेज थी, मिलिट्री थी, पुलिस थे, पुलिस फोर्स थी, जुडिशियल सिस्टम बिकम द मेन पिलर। ये मेन पिलर थे पूरे ही ब्रिटिश ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में। इंडिया की जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके ये मेन पिलर थे। इन फर्स्ट पार्ट we have seen the establishment of East India Company, then Chhatrapati Pratap Singh, then effect of a British rule on India। अब इंडिया में ड्यूअल गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा, पार्लियामेंट्री लॉज के बारे में पढ़ा। अब हमारे सेकेंड पार्ट में हम सिविल सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, मिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन अ सेकेंड वीडियो।